हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आप सभी का स्वागत है पीकेजीएस एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग 6th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। जो क्लास 6 में जितने भी चैप्टर हैं वो सारा लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो है वो क्लास 6 का लास्ट क्लास है और लास्ट चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, इसके पहले जितने भी चैप्टर हम लोग पढ़े हैं उसका एमसीक्यू भी कर चुके हैं। और ये एनसीईआरटी आपको पता है कि एनसीईआरटी आपके लिए कितना ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण का बाद आप एईडीओ के एग्जाम से लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण आपके लिए है। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्लास से डे 1 से आपको ये बता रहे थे कि एनसीईआरटी आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों पढ़ना जरूरी है। आपको इस बात का आपको एईडीओ के एग्जाम में एक्सपीरियंस हो गया होगा साथियों। तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 22 22वां क्लास है, जो लास्ट चैप्टर है क्लास 6 साइंस का, एयर अराउंड अस, यानी हमारे चारों और जो वायु है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे साथियों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा और भी मनोबल बढ़ा रहे और आगे हम लोग आपके लिए और भी अच्छा वीडियो लेकर आए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं साथियों। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं एयर के, तो एयर हमारे लिए किस काम का आता है, कौन कौन सा उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, एयर से हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रीदिंग के लिए हमको एयर की जरूरत है। किसी चीज का दहन होना है, जलाना है किसी चीज को, तो उसके लिए भी हमको क्या एयर का जरूरत पड़ेगा, यानी ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा। तो ये सारे चीजों के लिए, किसी चीज को फ्लाई कराना है, जैसे काइट को, पतंग को उड़ाते वक्त भी क्या हवा का जरूरत पड़ता है। तो ये चीजों के लिए हमको क्या हवा का जरूरत पड़ता है। तो कुछ प्रकार का अगर हम बात करते हैं, जैसे फिरकियां, जो विभिन्न तरह के फिरकियां हो जाते हैं। जैसे बचपन में हम लोग देखे हुए हैं कि फिरकी घुमाते थे, मेला वाला में जाते थे तो फिरकी खरीद के, और वो जिधर से हवा रहता था उधर ही वो घूमता था। ठीक है, तो बिना हवा के फिरकी भी नहीं लेके दौड़ते थे, तो क्या होता था, वो फिरकी जो होता था वो घूमता था। ठीक है, उसके अलावा यह वात सूचक का भी यूज करते थे। उसमें भी क्या यूज कर रहे थे, हम यूज कर रहे थे हवा का यूज कर रहे थे। ठीक है, तो ये सब सारा चीजों का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, हवा के माध्यम से ही कर पा रहे हैं। तो क्यों कर पा रहे हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कह रहा है कि क्या वायु हमारे चारों तरफ, चारों ओर, हर जगह उपस्थित है। पहला कह रहा है कि वायु क्या हमारे चारों ओर उपस्थित है। तो हाँ साथियों, जहां भी आप बात करते हैं वहां पे वायु जो होगा वो प्रेजेंट इन एवरीवेयर, यानी जहां भी देखिए वहां वायु जो होगा वो प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि बिना वायु में क्या रहता है, ऑक्सीजन, और बिना ऑक्सीजन के हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वायु में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। वायु में क्या रहेगा आपको, तो मिश्रण ऑफ गैसेस, जिसमें नाइट्रोजन हो गया और भी सारे गैसेस जो है वो सारे किसमें रहते हैं, वायु में ही पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। कह रहा है कि हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। ठीक है, इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है, तथा इसे हम वायुमंडल कहते हैं। देखिए, पृथ्वी के ऊपर एक सतह बना हुआ है, किसका, वायु का। जिस वायु को हम क्या बोलते हैं, उस सतह को हम बोलते हैं वायुमंडल। ठीक है, जहां पे गैसेस का एक सतह बना हुआ है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वायुमंडल बोल रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि आवर अर्थ सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ एयर, this layer extended up to many kilometers above the surface of earth and it's called atmosphere। क्या बोलते हैं उसको साथियों, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं, तो देखे होंगे साथियों, जो पर्वतारोही करते हैं या पर्वत पर जो चढ़ते हैं, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि उसको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो उसके पिट्ठू पे क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर लाद के ले जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर लेके, या जो समुद्र में जाते हैं राफ्टिंग, नीचे जाते हैं, और जो नीचे की तरफ जाते हैं, तो जो समुद्र में सेलर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने पीठ पे ऑक्सीजन का टैंक लेके जाते हैं। एक बॉक्स जो होता है, पीछे ऑक्सीजन का बॉक्स होता है, उसको लेके जाते हैं, ताकि वहां पे वायु जो है वो आसानी से नहीं, ऑक्सीजन हमको नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमको सांस लेने में डिफिकल्टी हो सकता है। जिसके को नेग्लेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, वो अपने साथ में ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लेके ही जाते हैं। ठीक है साथियों, तो कह रहा है कि पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, देखिएगा एक एक करके, वायुमंडल में जैसे जैसे हम पृथ्वी के तल से ऊपर जाएंगे, तल से ऊपर जा रहे हैं, तो कह रहा है कि वायु जो होता है विरल होती जाती है। यानी वायु का मात्रा जो होता है, वायु जो होता है वो विरल होती जाती है, संघन नहीं, विरल का बात कर रहा है। यानी वहां से डेंस नहीं होके, कंडेंस नहीं होके, वो क्या होगी, दूर दूर होने लगे, यानी वायु जो की मात्रा जो होगा वो कम। जैसे हम समुद्र ऊपर क्या कर रहे हैं,
एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं, तो एवरेस्ट पे चढ़ने के वक्त क्या हो जाता है, आपको वहां पे ऑक्सीजन का मात्रा जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, यानी हवा तो बहुत कम हो पाएगा, जिसकी वजह से आप प्रॉपर कुकिंग भी नहीं कर पाते हैं साथियों। ठीक है, तो उसके बारे में कह रहा है कि क्या आप विचार कर सकते हैं कि पर्वतारोही ऊंचे पर्वत पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का क्या होती है, कमी होती है, स्कार्सिटी होता है ऑक्सीजन का, जिसके वजह से पर्वतारोही जो होते हैं, जो जाते हैं ऊपर, वो क्या करते हैं, सिलेंडर लेके जाते हैं। ठीक है साथियों, कह रहा है कि वायु किससे बनी है। अब वायु का अगर हम बात करें तो कह रहा है कि 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक पदार्थ है। क्या है, एक पदार्थ है। 18वीं शताब्दी तक प्रयोग में यह सिद्ध हो गया कि वास्तव में ऐसा नहीं है, वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। अब यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि वायु क्या है, तो अनेक गैसों का मिश्रण है। अनेक गैसों, जो अनेक गैस है जिसमें आपको ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सारे गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, वायु जो है वो सारे गैसों का क्या है, मिश्रण है। कह रहा है कि यह मिश्रण किस प्रकार का है, आइए एक एक करके इस मिश्रण का मुख्य अवयव के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, तो पहला है साथियों वाटर वेपर, जिसको बोलते हैं जल वाष्प। देखिए, जल वाष्प का मतलब हुआ है जल का क्या हो जाना, वाटर वेपर में चेंज हो जाना, यानी जल का वाष्प में चेंज हो जाना ही क्या कहलाता है, जल वाष्प कहलाता है। तो कह रहा है कि अगर पानी को हम गर्म करते हैं, तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो भाप बनेगा और भाप बन के वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि वायु में जल वाष्प विद्यमान होती है। हमने यह भी देखा है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है, कंडेंस हो जाएगा, और तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु जल वाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। देखिए, जल चक्र का अगर बात करें, जैसे बारिश क्यों होता है, तो वो उसके लिए क्या होना चाहिए, जल वाष्प का होना अनिवार्य है। प्रकृति में अगर जल वाष्प जल चक्रण के लिए होगा, तो जल वाष्प जो होगा वो एक तरह का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि ताकि बारिश हो, बारिश होगा तो फिर कंडेंस होकर वो क्या करेगा, बारिश होगा, जल वाष्प ऊपर जाएगा, फिर वो बादल बनेगा, बादल होके फिर कंडेंस होगा, कंडेंस होके क्या होगा, फिर पानी होगा। तो ये जल चक्रण के लिए, वाटर साइकिल के लिए जरूरी होता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आपको एक एक्टिविटी दिख रहा होगा, यहाँ पे एक कांच का ग्लास है और मोमबत्ती रखा हुआ है। ठीक है, मोमबत्ती जलते हुए दिखाई दे रही है, और ये जलते हुए मोमबत्ती को अगर हम कांच के गिलास से ढक देते हैं, ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, कांच के गिलास से हम क्या कर रहे हैं, ढक रहे हैं। जब ढकेंगे तो कुछ देर तक मोमबत्ती तो जलेगी, लेकिन वो बाद में क्या होगी, बुझ जाएगी। रीजन क्या हुआ कि जो भी ऑक्सीजन था वायुमंडल का, वायुमंडल के ऑक्सीजन से ये क्या कर रहा था, दहन हो रहा था इसमें, लेकिन दहन कब रुक जाएगा, जब ग्लास से हम क्या कर देंगे, ढक देंगे। अब ग्लास से ढक देंगे तो ग्लास में जितना ऑक्सीजन घेर लिया था, जितना ऑक्सीजन पहले से वहां पे मौजूद था, उसके मौजूदगी से क्या हुआ, मोमबत्ती कुछ देर तक जली और उसके बाद वो क्या हो जाती है, बुझ जाती है, क्योंकि उसमें उतने दूर के एटमॉस्फेयर में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड भर गया। यानी कार्बन डाइऑक्साइड अगर भर जाएगा तो वहां पे फिर दहन जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है साथियों, तो इसीलिए हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है, कि ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन किसके लिए सहायक होता है। ठीक है, तो उससे पहले एक क्वेश्चन कह रहा है कि अ कैंडल बर्न्स इन ओपन एयर बट स्टॉप इन अ क्लोज जार। एक कैंडल जो है वो ओपन एयर में तो जल रहा है, लेकिन स्टॉप कब हो जाता है, बंद कब हो जा रहा है, जब वो क्लोज जार में रहे। वाई, तो मोमबत्ती खुली हुई हवा में जलती है, लेकिन बंद जार में क्या हो जाती है, बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है, क्योंकि वहां पे कोई ऑक्सीजन नहीं होता है। जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो क्या करेगी, जलेगी नहीं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच गैस इज यूज इन फायर बर्निंग। देखिए, अभी बताएं मोमबत्ती जलने के लिए सहायता कौन कर रहा है, तो ऑक्सीजन कर रहा है। तो ये भी फायर बर्निंग के लिए भी सहायता कौन करता है, तो ऑक्सीजन करता है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम जो होता है वो नहीं करता है, क्या करता है, ऑक्सीजन करता है। ठीक है, दहन में कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग। अब प्लांट रिलीज करता है ऑक्सीजन, यानी पौधे जो होता है ऑक्सीजन कब छोड़ते हैं। देखिए, पौधा जो होता है दो तरह, या तो ब्रीदिंग करेगा, श्वसन करता है, और दूसरा क्या करता है, दूसरा करता है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में आपको याद होना चाहिए। देखिए, ये यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, बहुत लोग बच्चे समझते हैं कि क्या करता है, प्लांट जो होता है ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ऐसा नहीं है, जब वो श्वसन कर रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है और ऑक्सीजन
लेता है। लेकिन दिन के समय में क्या होता है कि ये प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या होता है, वो ऑक्सीजन छोड़ता है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट जो बनता है वो ऑक्सीजन बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहीं से ऑक्सीजन वो इंटेक कर लेता है। तो दिन में वो ऑक्सीजन नहीं ले पाता है, लेकिन रात को वो, जैसे हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, वो भी क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है। ठीक है साथियों, ये कंफ्यूजन आपके साथ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि ऑक्सीजन कब छोड़ता है, तो देखिए फोटोसिंथेसिस जब होता है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस का, तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो दिन में होता है, और दिन में होता है तो ऑक्सीजन छोड़ने का काम भी कौन कब करेगा, दिन में करेगा। रात को वो ऑक्सीजन नहीं छोड़ता है, वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के माध्यम से भी छोड़ता है, दिन में भी रेस्पिरेशन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है और ऑक्सीजन ही लेता है। ठीक है साथियों, तो रेस्पिरेशन करने के समय वो ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, लेकिन ऑक्सीजन छोड़ेगा कब, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही हो। अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है मोमबत्ती के बुझने के बाद क्या आपने देखा कि वायुमंडल में एक बड़ा भाग भी ग्लास के शेष है, वायु का एक भाग अब भी ग्लास में शेष रह जाता है। यह सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते हैं। ठीक है साथियों, यानी जलने में सहायक कौन होते हैं, और जलने में दहनशील कौन दहन में पॉसिबल सहायक होता है, और कौन सा दहन में सहायक गैस नहीं है साथियों। तो ऑक्सीजन जो है वो दहन में सहायक होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सारे गैसेस जो होते हैं वो दहन में सहायक नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो कह रहा है कि वायु एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती जलने में उपयोग नहीं हुआ वो नाइट्रोजन कहलाता है। जो क्या मोमबत्ती जलने में उपयोग नहीं कहलाया वो क्या कहलाया, नाइट्रोजन कहलाता है। तो वायु का एक बड़ा भाग जो होता है, सबसे ज्यादा अगर कुछ पाया जाता है एटमॉस्फेयर में तो वो पाया जाता है क्या, नाइट्रोजन। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा गैस, कोई बोले कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली गैसेस कौन है, तो वो क्या है साथियों, नाइट्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कह रहा है कि एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद अपने घुटन महसूस होगी। अब वहां पे जब जाइएगा तो घुटन, जैसे घर में क्या लकड़ी उकड़ी जलाते हैं तो क्या होता है कि घुटन महसूस होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा क्या हुआ, ज्यादा हो जा रहा है और ऑक्सीजन का मात्रा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यह घुटन कमरे के कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण हुई, जो लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। और हमारे चारों ओर वायु में एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह सलाह दी जाती है कि फसल के अवशेष और सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए। क्यों नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, वायु प्रदूषित हो जाती है। यानी वहां से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और जलने में मदद क्या करता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यूज होगा, जिसके वजह से एटमॉस्फेयर जो होगा वो प्रदूषित हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच गैस इज यूज्ड इन फायर बर्निंग। अभी क्वेश्चन बताए थे कि फायर बर्निंग में कौन सा गैस, यानी जलने में उपयोगी कौन होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो होगा वो जलने में सहायक होता है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। और नेक्स्ट है धूल तथा धुआं। ठीक है, यानी डस्ट और स्मोक में क्या अंतर है। ठीक है, तो कह रहा है कि ईंधन तथा पदार्थों को जलने से धुआं उत्पन्न होता है। यहाँ पे देखिएगा, अगर कोई भी ईंधन जला रहे हैं या चाहे हम पेट्रोल डीजल कुछ भी जला रहे हैं तो उससे धुआं उत्पन्न होगा। लेकिन यहाँ पे और चीज याद रखिएगा, डस्ट क्या होता है, तो मिट्टी के धूल कण से बने हुए क्या होते हैं, डस्ट होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ईंधन और पदार्थों के जलने से धुआं उत्पन्न होता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि स्मॉग क्या होता है, स्मॉग उत्पन्न कहाँ से होता है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कह रहा है कि धुएं में कुछ गैसेस सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो प्रायः हानिकारक होते हैं। इस कारण आप कल कारखाने में लंबी चिमनियां देखते हैं, और चिमनियां हानिकारक धुएं और गैसों को हमारी नाक से दूर ले जाती है, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के लिए बिल्कुल नजदीक ले जाती है। ठीक है, यानी आकाश में जो पक्षी उड़ रहे हैं उसके तो नजदीक जा रहा है, लेकिन हमारे पास से क्या होता है, दूर लेके जाता है। तो हम लोगों को तो इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन पशु पक्षियों को क्या करता है, इफेक्ट करता है। अब यहाँ पे आते हैं, ये रहा स्मॉग। इसके बाद आते हैं तो वायु में धूल कण सदैव उपस्थित रहते हैं। अब ये धूल कण जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, डस्ट बोलते हैं। ठीक है, धूल कण जो होगा वो वायु में हर समय उपस्थित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि एयर हेल्प्स इन, हवा क्या करता है,
बर्निंग में, ब्रीदिंग में या फ्लाइंग काइट्स, ऑल ऑफ दिस। कह रहा है कि हवा किसमें मदद करती है, तो देखिए दहन में भी मदद करता है ऑक्सीजन, ब्रीदिंग में श्वसन यानी इसमें भी हवा का पूछा है तो हवा में ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है। काइट उड़ना के लिए यानी पतंग उड़ाने के लिए भी क्या हवा का जरूरत पड़ता है, तो क्या हो जाएगा आंसर साथियों, ऑल ऑफ दी अबव जो होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो कह रहा है कि जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु के अंदर लेते हैं और धूल कण को श्वसन तंत्र जाने के रोकने के लिए हमारे नाक में छोटे छोटे बाल तथा सेलेसिमा उपस्थित होती है, ठीक है। अब देखिएगा हमारे शरीर में नेचर बहुत अच्छे से डिजाइन करके भगवान बहुत अच्छे से बना के लाए हैं। क्यों बना के दिए हैं ऐसा शरीर, नाक में बाल होते हैं, बाल जो होता है वो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करने का काम करता है। क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। म्यूकस होता है, म्यूकस भी क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। ये फिल्टर होने के बाद हमारे शरीर के लंग्स के अंदर क्या जाता है, सिर्फ गैस जाता है, सिर्फ क्या जाता है, हवा जाता है। और हवा जाने के बाद लंग्स भी क्या करता है, सिर्फ ऑक्सीजन को लेता है और बाकी जितने भी गैसेस हैं उसको क्या कर देता है, फिर वापस छोड़ देता है, ठीक है। तो गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो किसके माध्यम से होता है, लंग्स के माध्यम से होता है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, एयर ले रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को किसके माध्यम से होती है, उस प्रक्रिया को हम ब्रीदिंग बोलते हैं। और ब्रीदिंग ही कहाँ होता है, लंग्स में होता है। कहाँ होता है साथियों, लंग्स में होता है, फेफड़ों में होता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि क्या आप उस पल को याद कर सकते हैं जब आपके अभिभावक ने आपको मुंह से सांस लेने के लिए के कारण डांटा हो। अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो देखिए, आप अगर मुंह से सांस लीजिएगा तो जब मुंह से सांस लीजिएगा तो आपको आपके अंदर क्या होगा, जितने भी डस्ट पार्टिकल है, जो भी गैसेस होंगे वो सारे कहाँ चलेंगे, मुंह में चला जाएगा। मुंह से जाने के बाद आपके शरीर में वो पहुंचेगा, वो आपको हार्म पहुंचाएगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाई डू पुलिसमैन वेयर मास्क। देखिएगा यहाँ पे पुलिसमैन जो है वो मास्क क्यों पहना रहता है, तो क्योंकि जितने भी ट्रैफिक में जितने भी गाड़ियां चल रही है उससे क्या होता है, तरह तरह के हानिकारक गैसेस रिलीज होते हैं। और ये हानिकारक गैसेस वो ज्यादा कंजप्शन की वजह से ये क्या हो सकता है, बीमार हो सकते हैं, इनका लंग्स खराब हो सकता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, मास्क पहने रहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है टू अवॉइड ऑक्सीजन टू डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए तो नहीं, अवॉइड ऑक्सीजन से बचने के लिए नहीं। कह रहा है कि टू प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल एंटरिंग लंग्स, यानी जो लंग्स है, लंग्स में डस्ट पार्टिकल ना जाए इसलिए क्या पहने हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं, ठीक है साथियों। नेक्स्ट आते हैं, तो कह रहा है कि हानिकारक धूल कण आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, इसके यानी निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसेस, अब क्या होगा, कुछ गैस पाया जाएगा, जलवाष्प पाया जाएगा, उसके साथ साथ धूल कण भी विद्यमान होते हैं। तो वायु में पूछ देता है कि कंपोनेंट्स ऑफ एयर, तो कौन कौन सा एयर में पाया जाता है, तो आपको वाटर वेपर पाया जाएगा, उसके साथ साथ आपका धूल कण भी होगा और मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये तीन चीज आप याद रखिएगा कि मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसके साथ साथ वाटर वेपर और धूल कण भी यानी डस्ट पार्टिकल्स भी कहाँ पाए जाते हैं, वायु में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है, वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन क्या पाया जाता है, मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। तथापि वायु में संरचना स्थानीय विभिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। वास्तव में ये दोनों गैसेस मिलकर वायु के लगभग 99 भाग बनाती है, यानी 99% भाग जो होता है वो किसमें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलकर बनाती है। बाकी गैसेस जो होती है वो सिर्फ 1% भाग को बनाती है, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि वायु में कौन कौन से गैसेस उपस्थित है, तो वो आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा उपस्थित है वो नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, बाकी गैसेस जो है वो बहुत लिस्ट मात्रा में, बहुत कम मात्रा में क्या होती है, उपस्थित होती है, ठीक है साथियों। इसके बाद कह रहा है कि 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ गैसेस, उसके साथ साथ जलवाष्प होती है, यानी 1% जो होता है उसमें जलवाष्प भी होगा और अलग अलग तरह का भी जो भी गैसेस होंगे वो सारे पाए जाएंगे, ठीक है साथियों। तो यहाँ देखिएगा सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। तो कोई पूछे वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली गैसेस, तो वो क्या होती है, नाइट्रोजन। कह रहा है कि विच गैसेस मोस्ट अबंडेंट इन एयर, यानी हवा में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली गैसेस अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, तो वो होती है नाइट्रोजन। क्या पाई जाती है साथियों, नाइट्रोजन पाई जाती है। उसके बाद क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों में ऑक्सीजन कैसे मिलता पाता है। देखिए बहुत आसान तरीके से समझिएगा,
पानी में रहने वाले जीव के पास क्या होता है, एक बताए हुए पिछले क्लास में हम बताए हुए हैं कि पानी में जो जीव रहते हैं उसमें क्या होता है, एक गल्फ जिसको बोलते हैं गिल्स, क्या होता है गिल्स, स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं गिल्स, जिससे क्या करते हैं वो पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को क्या आसानी से फिल्टर करके ले सकते हैं। तो वहीं कह रहा है कि हमने 5th और 6th चैप्टर में पढ़ा हुआ है अध्याय में, जो पानी में जीव रहते हैं, ठीक है, जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं साथियों, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं, जो गहरी मिट्टी में रहे, उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या ऐसा नहीं है कि श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक वायु कहां से प्राप्त करते हैं? तो जो गहरी मिट्टी में रहने वाले होंगे उनको सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है वो कहां से आता है उसके बारे में देखते हैं। जब कह रहा है कि जब मिट्टी में अगर जो रहेगा, तो कह रहा है जब मिट्टी में के ढेले पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु विस्थापित हो जाती है और जो बुलबुले के रूप में दिखाई देती है मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव एवं पौधों के श्वसन के वजह से के लिए इसी वायु का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो जल में घुले हुए थे, जल में घुला हुआ था जिसकी वजह से क्या हो रहा था, उसमें जल में जलीय जीव जो है वो जल से ले लेते थे, लेकिन जो मिट्टी में रहने वाले जीव हैं वो क्या कर रहे थे, जब पानी डालिएगा कहीं मिट्टी पे तो वो क्या होगा, उसमें से बुलबुला आना से स्टार्ट हो जाता है, या पानी में एक ढेला ले जाके डालिएगा तो उसमें बुलबुला आना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एयर प्रेजेंट है। उसमें क्या प्रेजेंट है साथियों, एयर प्रेजेंट है, वायु प्रेजेंट है, और वो वायु की वजह से उसमें बुलबुले आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसी बुलबुले का यूज वो सारे जीव भी करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मांद अथवा छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु अंदर और बाहर जाने के लिए उपलब्ध हो जाती है, लेकिन जब भारी वर्षा हो जाती है, जब भारी वर्षा होगी तो इन छिद्रों के और मांदों में वायु की जगह पानी भर जाता है। इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीव को सांस लेने में जमीन पर आना पड़ता है, ठीक है। जैसे चूहा क्या होता है, बिल में रहता है, तो बिल में रहता है कब तक रहेगा, जब वो क्या करेगा, पानी नहीं लगा, उसके बिल में पानी नहीं है, ठीक है। और अगर बिल में पानी जाने लगा तो क्या करेगा, वो बिल से बाहर आ जाएगा। रीजन क्या है कि वो सांस नहीं ले पाता है, और सांस नहीं ले पाएगा तो वो बिल से क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि क्या यही कारण है कि केंचुए केवल भारी वर्षा के समय ही जमीन पर आते हैं? हाँ, ये भी कारण है कि भारी जब वर्षा होती है तभी केंचुए क्या होते हैं, बाहर दिखाई देते हैं। रीजन क्या होता है कि केंचुआ जो होता है वो अपने स्किन से, अपनी त्वचा से सांस लेता है, और उसके द्वारा सांस लेता है, तो उसको जब पानी ज्यादा फील हो जाएगा तो वो सांस नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, बाहर आ जाता है, ठीक है साथियों। कह रहा है कि क्या आपने कभी सोचा है कि सारे जीव के द्वारा ऑक्सीजन उपयोग करने के बावजूद वायुमंडल की ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होती है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आया होगा दिमाग में कि वायुमंडल में इतना ऑक्सीजन कहां से आता है कि आप पूरे जीव, जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे ऑक्सीजन ही लेते हैं, और इतना ऑक्सीजन आता कहां से है? ठीक है साथियों, तो वो सारा ऑक्सीजन हमको कहां से मिलता है, तो पेड़ पौधे से मिलता है। और पेड़ पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, तो उसके माध्यम से ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है साथियों, तो कह रहा है वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है। तो अध्याय 7 में हम लोग पढ़े हैं कि हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। इस प्रक्रिया में हम पौधे में अपना भोजन स्वयं, पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। ठीक है साथियों, इसको क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। तथा इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, और पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, अब यहां से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, पौधे श्वसन में किसका उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि अभी बताया कि श्वसन में क्या करते हैं पौधे सांस लेते वक्त क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है साथियों, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो क्या होता है, पौधे जो होता है वो सांस भी ऑक्सीजन ही लेते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा, जब फोटोसिंथेसिस होगा तो वो अपने जरूरत से ज्यादा क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिसके वजह से जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की वजह से ये ज्यादा रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है साथियों, कह रहा है कि वास्तविकता यह है कि जंतु पौधे के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। यानी कोई भी जीव जंतु, आज कल पौधे नहीं लगा रहे हैं तो पौधे के बिना कोई भी जीव जंतु जीवित
नहीं रह सकता है, क्योंकि आपको पता है कि पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन के स्रोत होते हैं। ऑक्सीजन अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप इस धरती पे 1 मिनट के लिए भी सारा धन दौलत सारा खत्म हो जाएगा। बिना ऑक्सीजन के आप जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक है। सारा धन दौलत राले रह जाएगा और आपके पास ऑक्सीजन अगर ना रहे तो आप एक पल भी नहीं जीवित रह सकते हैं, ठीक है साथियों। इसीलिए बोला जाता है पेड़ लगाइए। कह रहा है कि पौधे एवं जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर है, यानी पौधे और जंतु जो है वो एक दूसरे पर निर्भर है। कह रहा है कि अब हम यह अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या वायु के अन्य उपयोग भी हैं? तो क्या आपने पवन चक्की के बारे में सुना है? तो देखिए वायु के और भी अनेक उपयोग हैं, जैसे पवन चक्की हो गया तो हवा का उपयोग करके हम क्या कर रहे हैं, विंड एनर्जी बनाते हैं उससे, ठीक है। और भी वो हवा क्या करता है, पवन चक्की को घुमाने का काम करता है, ठीक है साथियों, घुमाने का उसको रोटेट करने का काम करता है, जिससे हमको क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी हमको क्या, हम अपने घर में यूज कर पाते हैं इसका, ठीक है साथियों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ विंड इन विंड मिल, यानी पवन चक्की में हवा की क्या भूमिका है। क्या भूमिका है साथियों, तो स्टॉप रोटेशन, रोटेशन को रोकने नहीं, क्या करती है, हेल्प रोटेशन, यानी क्या करती है, हेल्प रोटेशन, यानी ये क्या करेगा, रोटेशन यानी घुमाएगा, और घुमाएगा तो इससे क्या बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, यानी विद्युत बनेगा। क्या बनेगा साथियों, विद्युत बनेगा। और ये विद्युत का यूज हम लोग कंजप्शन करते हैं घरों में, अपने घर में लाइट की रोशनी करने के लिए इसका यूज, या एसी कूलर फैन जो है वो सारा चलाने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है पवन चक्की को घुमाती है, क्या करती है, पवन चक्की को क्या करती है, घुमाती है। और पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की चलाने में होता है, यानी इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए, आटा चक्की चलाने के लिए। पवन चक्की का विद्युत चक्की क्या करती है, विद्युत उत्पन्न करती है। वायु नावों को खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट्स और हवाई जहाज को चलाने में भी सहायता करती है। उसके साथ साथ पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े जो होते हैं वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं, ठीक है। अगर वायु की उपस्थिति ना रहे तो ये भी कीड़े जो होंगे, पक्षी जो होगा, चमगादड़ जो होगा, ये सारे उड़ नहीं पाएंगे। कह रहा है कि वायु बहुत से पौधे के बीज तथा फूलों में परागकण को इधर से उधर, ये क्या करता है, परागण में भी सहायता प्रदान करती है, यानी वायु जो होती है वो परागण में भी सहायता प्रदान करती है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है जल चक्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी अगर कोई बात करे कि वाटर साइकिल के लिए, तो वाटर साइकिल के लिए भी वायु जो होता है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये सारा आपको क्या रहा, वायु से रिलेटेड जितना भी आपको वायु हमारे लिए क्यों जरूरी है, और वायु के बिना अगर हम बात करें तो वायु के बिना हम एक पल के लिए भी ये नहीं सोच सकते हैं कि वायु के बिना हम जीवित रह सकते हैं। तो वायु हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारा डिस्कस इस चैप्टर से हमें सीखने को मिला, ठीक है साथियों। नेक्स्ट चैप्टर जो है ये यहाँ से 6 क्लास खत्म होता है। जो भी 6 क्लास का सारा ये आपको सीरीज वाइज मिल जाएगा। 22 क्लास टोटल है, आपको 22 क्लास का सीरीज में प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो हमारा क्लास 7 से शुरू करेंगे, और वो क्लास 7th में आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। अगर अपने दोस्तों के, जो भी दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो है वो क्लास 7th का स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।